Very good morning, students. तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैं पहले शॉर्ट में थोड़ी सी गैप आ गई है संडे की, तो एक बार 2 हफ्ते हो गए चैप्टर को पूरा शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्विकली थ्योरी रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। थ्योरी बहुत छोटी है इस चैप्टर में, तो वेरी क्विकली रिवाइज हो जाएगी। और फिर कुछ नए बुक की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे हम इस चैप्टर में अभी तक गए नहीं। इस चैप्टर में अभी तक हमने दिशा डीपीपी पे भी नहीं गए हैं, और अभी तक हम इस चैप्टर में एच.सी. वर्मा बुक पे भी नहीं गए। तो देखते हैं कि वो बुक्स हमारे लिए क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आती है। सर्टेनली कल हाँ एनसीईआरटी पे भी नहीं गए, दैट्स राइट। तो ये तीनों इस पे नहीं गए। एनसीईआरटी में ये बहुत छोटा है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा कुछ हमें मिलने नहीं वाला है, बट जितना भी मिलेगा वो हम ढूंढेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले थ्योरी के लिए हम आते हैं ओपन बोर्ड पे। Yes, students, you will be able to see the screen and इस चैप्टर में पहला कॉन्सेप्ट था, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी स्टडीड वाज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पहली बात, ये वेक्टर है लेकिन ये स्केलर है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस का मीनिंग है पाथ लेंथ। जो भी रास्ता है उसकी पूरी लेंथ, सीधा हो टेढ़ा हो, वो पूरी लेंथ आपको मेजर करनी है। सीधा हो टेढ़ा हो, आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, राइट लेफ्ट कर्व, कैसा भी टर्निंग करे, जैसा भी रास्ता आएगा उस पूरे रास्ते की लेंथ इज द डिस्टेंस। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस वेक्टर, इसको हमने लिखा था, इस वेक्टर का मीनिंग है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन में जो चेंज हुआ है ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके जो भी हमें मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो फाइनल पोजीशन एक वेक्टर होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन आगे जाके हमने देखा था कि वन डायमेंशनल मोशन जब हम स्टडी करते, जब एक ही लाइन के अलोंग है, तो हमें आई कैप जे कैप ऐसा वेक्टर नोटेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली एक साइड को पॉजिटिव एक साइड को निगेटिव देके फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा बता देते हैं। एंड यस, डिस्प्लेसमेंट जो है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एकदम सीधा सीधा फाइनल इनिशियल को ज्वाइन करता है। तो सीधा सीधा इनिशियल फाइनल को ज्वाइन करता है, जैसे कि हमने डायग्राम बना के देखा होगा, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। okay? तो सीधा सीधा इनिशियल से, इनिशियल पॉइंट अगर ये है, फाइनल पॉइंट अगर ये है, तो डायरेक्ट ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ये होता है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस बार। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस बार। तो नेचुरल है कि अगर हमें जाना है इनिशियल टू फाइनल, तो शॉर्टेस्ट रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट वाला होगा। दूसरे कोई भी रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी। ये हमने देखा था सब पहले क्लास में। इसके ऊपर सम सुप्रीम क्वालिटी क्वेश्चंस वी हैड सीन, इजी से लेके एकदम टफ लेवल तक भी हमने देखा था, और कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी थे जो कि हमारे कल के डिस्कशन में आएंगे। कल डिस्कशन इसलिए अगेन बिकॉज आपको पूरे 70 क्वेश्चंस ट्राई करके लाने हैं। पीसीबी वाले 45 क्वेश्चंस और पीसीएम वाले 25 क्वेश्चंस। थोड़े से कॉमन मिलेंगे, लेकिन कई नए नए आपको क्वेश्चंस भी दूसरे पेपर में मिलेंगे।
Next day, we had the concept of average velocity versus average speed. Average velocity versus average speed. ठीक है, दोनों में एवरेज वर्ड है, लेकिन वेलोसिटी आते ही इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी एवरेज अगर बोलना है तो इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन एवरेज स्पीड की बात करनी है तो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। कई बार हम टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम ऐसा वर्ड भी यूज कर लेते थे। क्यों? क्योंकि कभी कभी रास्ता ये एक से ज्यादा स्टेज में होता है। जैसे हमने देखा था, हमें बारामती टू पुणे जाना है, तो कभी आधा रास्ता 60 किलोमीटर का कुछ अलग तरीके से गए, अगला आधा रास्ता कुछ अलग तरीके से गए। तो टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा और टाइम भी नीचे टोटल लेना पड़ेगा। या कभी कभी बोलते हैं आपको एक जगह आगे गया और वापस पीछे उसी सिटी में वापस आ गया, तो आगे जाके भी पीछे आ रहा है, तो वापस आपको टोटल टाइम डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर में टोटल डिस्प्लेसमेंट या तो टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, जो पूछा है उस हिसाब से। तो एवरेज वेलोसिटी वर्सेस एवरेज स्पीड। इसके अलावा, एवरेज के अलावा हम किया करते थे बात इंस्टेंटेनियस की। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमने वापस पिछले चैप्टर की हेल्प ले ली, डेरिवेटिव्स की हेल्प ले ली। क्योंकि जब हम एस बार को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एस बार करते थे। डेरिवेटिव ऑफ एस बार करते थे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेना है तो और एक बार डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी का, तो इससे मिल जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके अलावा हमने वापस ये भी देखा था कि अगर सिर्फ 1D मोशन है, सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन है, तो हम वेक्टर नोटेशन कई बार यूज नहीं करते हैं। तो इन दैट केस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप सिर्फ ds/dt भी लिख सकते हो। कई बार इसी को सिर्फ dx/dt भी लिख दिया जाता है। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है तो सिर्फ dx/dt करके भी आपको वेलोसिटी मिलेगी, या तो y एक्सिस के अलोंग होगा तो dy/dt करके भी सिर्फ आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। और एक्सेलरेशन की जहां तक बात है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपली dv/dt आ जाएगा। और इसके अलावा एक्सेलरेशन का एक और डिफरेंट फेमस फॉर्मूला हुआ करता था, जिसमें टाइम नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। टाइम नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। कौन सा फॉर्मूला? a इज इक्वल टू v dv/ds। a इज इक्वल टू v dv/ds। a इज इक्वल टू v dv/ds। इस फॉर्मूला में टाइम नहीं आ रहा है डायरेक्टली, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का संबंध आ रहा है। तो इसको भी कभी कभी कोई बुक्स में आपको v dv/dx करके मिलेगा, तो वो भी चलता है। जब वो v dv/dx बोल रहे, इसका मतलब पूरी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऐसा मान रहे हैं, इसलिए ds के बदले dx भी इस्तेमाल होगा। बात सेम ही है, ठीक है। और फिर ऐसे टाइम पे एक ही डायमेंशन में एक ही एक्सेस के अलोंग होता है तो वेक्टर नोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम साइन कन्वेंशन एक डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव ले लेते हैं। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब बताया था मैंने? इंस्टेंटेनियस का मतलब उस क्षण की, है ना, वो हर पल की अलग अलग रहेगी। एक पर्टिकुलर पल आपको दिया जाएगा तो उस पल की वेलोसिटी या उस पल का एक्सेलरेशन, तो उस पल की वेलोसिटी या उस पल का एक्सेलरेशन, पल होता है, इंस्टेंट मतलब पल होता है, हर पल बदलते जाता है। ये भी हमने समझा था कि गाड़ी में अब जब हम चलाते हैं तो गाड़ी में स्पीडोमीटर हमको आगे पीछे दिखता है स्पीड, तो हर पल वेलोसिटी बदलती जाती है, तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो हालांकि एवरेज वेलोसिटी में भी टाइम आता है, लेकिन वो टाइम एक पल नहीं होता है। ये जो टाइम होता है टोटल टाइम, एक टाइम इंटरवल होता है। देयर इज अ डिफरेंस ना, इंटरवल और एक पल में फर्क है। इंटरवल ये ऐसा होता है लाइक
1 सेकेंड से 10 सेकेंड, है ना, या तो 12 बजे से 2 बजे तक, ये हुआ इंटरवल। लेकिन पल मतलब एक ही पल होता है, ओके, इसमें कोई इंटरवल नहीं आएगा। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल होता है, और इंस्टेंटेनियस ये किसी एक पल के ऊपर होता है। वो एक पल की वैल्यू आपको दी जाती है, कभी कभी बोलेंगे टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालो, कभी कभी बोलेंगे टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे निकालो, तो फिर वो जो फॉर्मूला बनेगा उसमें वो टाइम की, वो पल की वैल्यू पुट करके आपको वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिलता है। फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसे हमने वर्ड्स में क्लास में लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है उसे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट बोला मतलब नीचे डी आएगा, ऐसे नीचे टाइम आता है, राइट। तो ये डेरिवेटिव लेके फॉर्मूले आते हैं इंस्टेंटेनियस के। चलो, इन फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं? इन फॉर्मूलों को दो अलग अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे कि हो सकता है कभी कभी आपको एस बार दिया हो और उस पर से आपको वेलोसिटी निकालनी हो, या उस पर से आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, तो दोनों बार आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का डीडीटी लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डीडीटी लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन इन केस आपको उल्टा करना रहा, एक्सेलरेशन पर से वेलोसिटी निकालनी रही, तो आप क्या करते थे? इंटीग्रेशन करते थे। वेलोसिटी पर से भी डिस्प्लेसमेंट निकालना रहा तो इंटीग्रेशन करते थे। ऊपर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ds बाई डी टी, डीवी बाई डी टी ही यूज करेंगे, लेकिन फिर dt की टर्म हम दूसरे साइड भेज देते थे, आपको याद होगा, और फिर इंटीग्रेट करते थे। तो हमें एक्सेलरेशन पर से वेलोसिटी और फिर वेलोसिटी पर से डिस्प्लेसमेंट भी निकालते आता था। लोअर लिमिट, अपर लिमिट ध्यान से क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन में कभी कभी दिया होता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो या इनिशियल पोजीशन क्या है, तो ये सब चीजें दी रहेगी, तो वो हमें इनिशियल करके लोअर लिमिट करके पुट करना है, और फाइनली जब का पूछा हुआ है उसे फाइनल लिमिट मतलब अपर लिमिट करके इंटीग्रेशन में पुट करना है। 1D मोशन का फॉर्मूला वही सेम टू सेम है, बस वेक्टर नोटेशन नहीं लिखा है। 1D मोशन के फॉर्मूला में वेक्टर नोटेशन नहीं लिखा है, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला। एस बार के बदले मैंने सिर्फ एस लिखा, तो डी डी टी ऑफ एस मतलब ही डी एस बाई डी टी। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमने वहां पे लिखा था, दैट इज ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। ये भी कई बार हमें जो टफ अच्छे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस थे उसमें ये फॉर्मूला काम आ गया था। So this was like half of the theory of this chapter. This is half of the theory of this chapter. Next half was what? Next half was a simple thing कि एक तो आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो, या तो फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हो। जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। जीरो एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका ही मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, है ना। 1D मोशन की ही बात करते थे अपन, तो 1D यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्पीड भी कांस्टेंट ही होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगा। वेयर एज 1D में अगर हमें पूछा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन बोला मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो होना जरूरी नहीं है, एक्सेलरेशन खुद कांस्टेंट आएगा, एक्सेलरेशन खुद कांस्टेंट आएगा। और उस हिसाब से 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले रिपीट होते थे, जिन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहा करते थे, है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होते थे। कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। जैसा आपको स्कूल में बताया गया था उस तरीके से ये थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। लेकिन इन जनरल इनका अगर वेक्टर फॉर्म हम पढ़े, क्योंकि वेक्टर फॉर्म तो 1D में भी काम में आ जाएगा
और 2D 3D में भी काम में आ जाएगा। इसलिए वेक्टर फॉर्म में हमने पहला इक्वेशन बनाया था, इंटीग्रेशन करके बनाया था, तो v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार t। दूसरा इक्वेशन 3 अलग अलग फॉर्मेट में बनाया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक फॉर्मेट था। दूसरा फॉर्मेट था एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से, u बार प्लस v बार बाय 2 इंटू टी, मतलब ही इस केस में ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होता था। ये सेकेंड फॉर्मूला देखा था, सेकेंड वर्जन उसका। और थर्ड वर्जन देखा था वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर जैसे। ये तीनों वर्जन हमने प्रूव भी किए थे। और लास्टली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि v स्क्वायर का है, वो वेक्टर में आता है v डॉट v, v बार डॉट v बार इज इक्वल टू u बार डॉट u बार प्लस 2 टाइम्स a बार डॉट s बार। अब यही इक्वेशंस ऑफ मोशन, सभी के सभी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन, इन्हें सबको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलेंगे। ये वेक्टर फॉर्म में हो गए सबके सब इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबको अप्लाई करना है कब? ओनली व्हेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। अच्छा, इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने एक और स्पेशल केस भी देखी थी कि अगर u जीरो रहा, अगर u जीरो रहा तो हमारे पास एक गैलीलियोज लॉ भी होता है। गैलीलियोज लॉ ने हमें क्या बताया था? गैलीलियोज लॉ ने हमें बताया था कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशो होगा, वो डिस्प्लेसमेंट का रेशो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 1D में सेम रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इन द रेशो 1:3:5:7 ऐसे चलते जाएगा। ऑड नंबर्स बोलते हैं, तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स था, 1:3:5 वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमने देखा था, एस एन का फॉर्मूला देखा था। एस एन मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला देखा था। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला बनाया था। nth सेकेंड मतलब हमें समझता है कि n-1 से लेके n तक वो टाइम इंटरवल, एक ही सेकेंड है वो, लेकिन कितना? पहला सेकेंड नहीं, दूसरा सेकेंड, इट इज nth सेकेंड। तो एस एन का फॉर्मूला वॉज u प्लस हाफ ऑफ a इंटू ट्वाइस n-1। ये एस एन का फॉर्मूला हमने देखा था। इस पे भी कल की टेस्ट में अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, दोनों पेपर में आपको इस पे क्वेश्चंस दिखे होंगे। सो ये nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। इसके अलावा एक स्पेशल चीज हमने नोटिस की थी कि कभी कभी अगर डिस्टेंस फाइंड करना था, तो जब भी फाइंडिंग डिस्टेंस करना था, फाइंडिंग डिस्टेंस करना था, तो कभी कभी डिस्टेंस फाइंड करने में दिक्कत हो जाती थी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं आते थे। तो फॉर्मूला से तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता था, लेकिन डिस्टेंस निकालना होता था तो फिर क्या करना था? अगर डिस्टेंस निकालना था तो हमें कब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कहाँ हो रही है ये हमें निकालना था। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है मतलब रिवर्स हो रही है। 1D के केस में चेंज होना मतलब रिवर्स होना, क्योंकि 1D के मोशन में एक तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे ऊपर नीचे, तो यही दो रास्ते होते हैं। तो चेंज होना मतलब रिवर्स होना। तो कब डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होती है ये हमें चेक करना था। ये कब चेक करते थे, कैसे चेक करते थे, याद दिलाओ, देखो किसको याद आता है। कल ऐसा एक टफ क्वेश्चन था जरूर। कल एक 24 नंबर क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मेडिक इंजीनियरिंग वाला, पीसीएम वाला 24 नंबर क्वेश्चन में ऐसा दिखा था। तो क्या तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कहाँ होती है ये कैसे फाइंड करते थे? किसको याद है बताइए चैट बॉक्स पे। कहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होती है ये कैसे फाइंड करते थे? यस, प्रतीक को, अबोली को याद है, जहां वेलोसिटी, ईशा को भी याद, जहां वेलोसिटी जीरो होती है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। वेलोसिटी जीरो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जहां जीरो होती है वो जगह हम फाइंड करते हैं, मतलब वहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है ना, मतलब वहां पे पहले का डिस्टेंस और आगे का डिस्टेंस आगे पीछे ऊपर नीचे अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम अलग से फाइंड करके ऐड करते थे।
ये इतना सब। और छोटी सी एक बात थी कि जब मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ करती थी तो हमें साइन कन्वेंशन ध्यान से लेना चाहिए था कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी ले रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी ले रहे हैं, तो ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी में एक ग्रेविटी की वजह से मतलब ऊपर नीचे की अगर मोशन है तो एक जी नाम की चीज होती है जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी और भी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करके हम उसकी 10 मीटर पर सेकेंड वैल्यू लेते हैं। ये वैल्यू कहाँ पे है, नियर सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से कई दूर चांद की तरफ जाओगे या कोई दूसरे सैटेलाइट की तरफ जाओगे तो वैल्यू बदलेगी, लेकिन अर्थ से नजदीक ही जा रहे हो, 2 4 5 किलोमीटर, 10 20 30 किलोमीटर तक भी चले गए नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 9.8 या 10 ही ले सकते, ये जी की वैल्यू थी। और साइन कन्वेंशन कैसे लेना था, अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, माइनस जी लेनी पड़ेगी, मतलब -10 वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना साइन कन्वेंशन में तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली जी लेनी है फिर, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ये ग्रेविटी मतलब अर्थ की वजह से होती है, तो अर्थ हमेशा नीचे पुल करती है चीजों को, तो इट इज टूवर्ड्स अर्थ होता है, टूवर्ड्स अर्थ मतलब टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। हालांकि नियर सरफेस ऑफ अर्थ हम बोलते हैं तो टूवर्ड्स अर्थ मतलब ही डाउनवर्ड्स, तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो वो वैल्यू जी लेंगे, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी लेंगे। ये हमें ध्यान देना था। ये हो गई सुपर सिंप्लीफाइड डी समरी covering all the major concepts and formulae of this chapter। तो बात तो यही है स्टूडेंट्स, ये पढ़ाने को तो दो दो दिन भी लगते थे, 2 या 3 दिन में भी इतना पढ़ा लेते थे, है ना, 2 या 3 दिन में भी इतना पढ़ना हो सकता था। लेकिन आप आपके सभी सीनियर्स को पूछेंगे तो वो लोग आपको यही बताएंगे कि फिजिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉट सिर्फ कॉन्सेप्ट, नॉट सिर्फ फॉर्मूली, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते आना। कि एग्जाम जेडब्ल्यू हो या एग्जाम नीट हो, उसमें आपको कोई बोर्ड एग्जाम की जैसी थ्योरी नहीं पूछने वाले कि बताओ भैया 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है लिख के बताओ, कोई ऐसा नहीं पूछने वाला। दैट इज फॉर बोर्ड एग्जाम, ये ना थ्योरी में पूछते ऐसे। लेकिन जेडब्ल्यू आया या नीट भी आया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्यों फुल मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स के पास या 90% 80% क्यों स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि भाई फॉर्मूला तो पता भी होता है लेकिन अप्लाई करते आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए। इसलिए एक ही उपाय है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपने 100 किया है तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छे, 150 कीजिए, 200 कीजिए। आपने 200 क्वेश्चन किए हैं तो आपको सजेस्ट किया जाएगा चलो और 50 करिए, 250 करिए, 300 करिए। आपने अगर 1000 क्वेश्चन किए हैं तो बोलेंगे कि 1100 क्वेश्चन कीजिए। तो यही है फिजिक्स में, जितना प्रैक्टिस होते है उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए हमने साइन कन्वेंशन से लेके तो इक्वेशन ऑफ मोशन से लेके ये जैसे जैसे क्वेश्चंस 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 देखे वैसे समझते गए, कहा किस तरीके से अप्लाई करना है। आपने कल भी अनुभव किया है, जिनको थोड़े कम मार्क्स मिले हैं 45 से नीचे, 25 से नीचे, उनमें भी कमेंट में यही मुझे लिख के आया है कि सर मैंने फॉर्मूले तो आए थे मुझे लेकिन टाइम पे अप्लाई करना रह गया, तो प्रैक्टिस मेरी कम पड़ गई, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी अगली बार, अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा अगली बार और मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये अच्छा एटीट्यूड है, अगर आप सोच रहे हो कि आप अगली बार मार्क्स इंप्रूव करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ फॉर्मूले रट के नहीं होता है ये बात, आपको प्रैक्टिस करके होता है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। हाँ कुछ लोगों का ये होता है बेटा, कुछ लोगों ने सीक्वेंस ऐसा कर लिया कि पहले बायोलॉजी सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात थी, लेकिन कुछ लोगों ने केमिस्ट्री लास्ट में सॉल्व किया तो क्वेश्चन पढ़ने को ही टाइम नहीं मिला, या फिजिक्स एकदम लास्ट में सॉल्व किया तो क्वेश्चन पढ़ने को ही, ट्राई करने को ही टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए ये एग्जाम्स टफ होती है ना, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा नहीं हुआ करता, स्कूल एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है कई बार कि टाइम कम गिरे, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम कम गिरता है,
अगेन फॉर द सेम रीजन कि आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। बायोलॉजी में जनरली नहीं करने पड़ते, बायोलॉजी में याददाश्त का आपका ज्यादा होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी जरूर होता है, लेकिन बहुत सारी याददाश्त पे बेसिस होता है। यू आर नाइसली बी एबल टू रिमेंबर सो मेनी डिटेल्स इज इंपॉर्टेंट। But as far as physics is concerned, as far as chemistry का physical chemistry part is concerned, as far as full subject mathematics is concerned, भाई हजारों फॉर्मूले भी रट लीजिए, लेकिन टाइम पे आपको अप्लाई करते आना चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बिना, असाइनमेंट्स किए बिना, होमवर्क किए बिना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए बिना दुनिया में कोई भी पर्सन मार्क्स नहीं मिला सकता है इन सब्जेक्ट्स। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि पहले फिजिक्स को बहुत टाइम दे दिया, फिजिक्स में बहुत अच्छे भी मार्क्स ला लिए, बेचारे जूलॉजी बॉटनी को छोड़ दिया, उनसे अन्याय हो गया है ना, वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स कम मिल गए। या यहाँ पे किसी ने मैथ्स छोड़ दिया, मैथ्स आखिरी में, तो ऐसा भी होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप सीख रहे हो धीरे धीरे। अभी आपकी तीसरी टेस्ट हुई, जो नई बैच आई जुलाई में स्टार्ट हुई, उनकी तो पहली टेस्ट हुई कल, तो उनके तो हाल बेहाल होते थोड़े से, लेकिन आप लोगों का तीसरा एक्सपीरियंस था, यू नो अल्टरनेट संडे का आपका कल तीसरा टेस्ट का एक्सपीरियंस हुआ। बार आपने महीने में आपने 3 बार टेस्ट दे दी इफेक्टिवली, 1.25 महीने के अंदर 3 बार फुल पोर्शन 3 घंटे की टेस्ट आपने दे दी। तो आपको खुद का एक्सपीरियंस आ रहा होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट हो जा रहा है आपसे, या कभी आपको फॉर्मूले याद नहीं आ रही है। तो ये जो भी है आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको मिलता जा रहा है, और यही आपको हेल्प करता है फाइनली। चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेट अस सी कि क्वेश्चंस पर डिस्कशन रह गया है ना होमवर्क के। अगर कोई क्वेश्चंस पे आपको याद आ रहा होगा कि डिस्कशन रह गया है, तो आप मुझे वो क्वेश्चंस बताइए, सेंड कीजिए, उस पर डिस्कशन करेंगे, या तो फिर मैं HC वर्मा बुक पे आगे बढ़ रहा हूँ अभी के लिए। ग्राफ्स की बात भी करना है, चलो ठीक है, 2 मिनट में ग्राफ्स की भी बात देख लीजिए। ग्राफ्स में मेनली 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हमने सिचुएशन बेसिक देखी थी। अगर कोई भी चीज ST ग्राफ हो, VT ग्राफ हो, या जो भी चीज हो, अगर यहाँ आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे जो भी चीज हो, अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, हालांकि डिस्पोजिशन हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, तो आपका ग्राफ कैसा आता है? हॉरिजॉन्टल ग्राफ आता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला ग्राफ आता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि y इज इक्वल टू mx जैसा कुछ है, y इज इक्वल टू mx जैसा कुछ है, तो इट इज स्ट्रेट लाइन। और या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है, तो ये भी स्ट्रेट लाइंस है। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये इंक्लाइंड मतलब ऑब्लिक टेढ़ी वाली स्ट्रेट लाइंस आती है, ऑब्लिक वाली स्ट्रेट लाइंस आती है। इसमें भी स्पेशल जो y इक्वल टू एम एक्स वाली जो थी, वो थ्रू ओरिजिन जाती है, थ्रू ओरिजिन जाती है, मतलब ये ओरिजिन में से, क्योंकि 0,0 में से वो लाइन जाती है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ऊपर जाने वाली लाइन भी हो सकती है, नीचे जाने वाली लाइन भी हो सकती है ना। वैसे ही कोई लाइन आपकी यहाँ से शुरू होके, कहीं से शुरू होके ऊपर जाने वाली भी हो सकती है, कहीं और से शुरू होके ऐसे नीचे जाने वाली लाइन भी हो सकती है। तो अलग अलग टाइप की लाइन हो सकती है, अलग अलग स्लोप्स की लाइन हो सकती है। ये जो m है आपको बताता है स्लोप की वैल्यू, ये जो m होता है ये स्लोप होता है। इसके अलावा आपने एक ही टाइप का ग्राफ अभी तक अपने सिलेबस में आया हुआ है, जो कि है पैराबोलिक ग्राफ। वो कब होता है? पैराबोलिक ग्राफ कब आता है? पैराबोलिक ग्राफ आता है अगर आपका y इज इक्वल टू डिपेंडेंट ऑन x के स्क्वायर की टर्म आ जाए, है ना, कुछ तो भी x के स्क्वायर की टर्म आ जाए, साथ में कुछ तो भी x की भी टर्म आ जाए। हो सकता है कभी कभी कोई कांस्टेंट भी आ जाए, लेकिन फिजिक्स में कोई कांस्टेंट नहीं आता था बाजू में, ax स्क्वायर प्लस bx, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जैसा ही आपको आता था। तो ये जो चीज रहती है, स्क्वायर वाले का जो कोएफिशिएंट होता है, ये कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव रहा
या निगेटिव रहा, उसके बेसिस पे आपका अपवर्ड या तो डाउनवर्ड पैराबोला आता था। अपवर्ड या डाउनवर्ड क्या आता था? पैराबोला आता था, मतलब पैराबोलिक पाथ आता था, पैराबोलिक ग्राफ आपका आता था। अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में कैसा आता था? मैंने आपको अलग अलग टाइप्स बताए थे। एक तो ऐसे अपवर्ड जाएगा, या तो नीचे से थोड़ा सा छू के ऐसे फिर एक्स एक्सिस को कट करके अपवर्ड जाएगा, ऐसा हो सकता है। डाउनवर्ड में क्या? डाउनवर्ड में भी एक तो ऐसे डायरेक्टली डाउनवर्ड जाएगा, या तो फिर ऐसा ऊपर जाके झुक के फिर डाउनवर्ड जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन कल आया था मेडिकल बुकलेट, मेडिकल एग्जाम में। पीसीबी का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? आपने ग्रुप पे भी पूछे थे उसके बारे में, 32 आई थिंक क्वेश्चन नंबर या ऐसा कुछ, है ना। तो ये वाला ऐसा ही ग्राफ आपका आया था। ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजा है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से वो ग्राफ था। तो ये ऐसे पैराबोलिक, वो डाउनवर्ड पैराबोलिक ग्राफ था, ऐसा ऊपर से नीचे झुक के वो ग्राफ बन रहा था। सो दैट completes the summary. Okay, that completes the summary. This is parabolic wali summary. Third one wala is a parabolic graph. पॉजिटिव कोएफिशिएंट आया, एक्स स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाली टर्म का पॉजिटिव कोएफिशिएंट आया तो अपवर्ड, और निगेटिव कोएफिशिएंट आया तो डाउनवर्ड पैराबोला हुआ करता था। इसके अलावा एक और छोटी अगर अलग चीज इससे कहीं दिखी थी आपको, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस वाले केस में दिखी होगी। जब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस में हमें v वर्सेस s ग्राफ अगर बनाना था, तो ये ग्राफ इस तरीके से पैराबोलिक हुआ करता था, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड इसे कहेंगे। ये थोड़ा सा राइट साइड में जाया करता था, ऐसे ना स्लोली स्लोली आगे बढ़ा करता था। तो ये भी पैराबोला था, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का पैराबोला पाथ था। v वर्सेस s ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का v वर्सेस s ग्राफ इसमें ऐसा आया करता था, जहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी? u से होगी। स्टार्टिंग ये इनिशियल वेलोसिटी से होगी। बस ग्राफ्स के बारे में ये सब चीजें थी। चलो, किसी को कोई होमवर्क डिस्कशन का क्वेश्चन याद आ रहा है जो बाकी रह गया था डिस्कस करना? तो आप वो मुझे अपलोड करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन अपना बाकी रह गया था, या ये 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बाकी रह गए थे, ये पहले ले लीजिए, ऐसा बताइए। कोई भी डीपीपी या किसी अपने बुकलेट असाइनमेंट में से, एक्सरसाइज में से कहीं होगा ऐसा आपको लग रहा है कि सर ये तो मैंने नहीं किया है क्वेश्चन, ये बाकी रह गया है, ये बताइए, ये मुझे नहीं आया था, तो आप वो पूछ सकते हैं। टेस्ट में से तो पूरा डिस्कशन कल करेंगे, तो अभी टेस्ट का और सब्र कीजिए, सबको ट्राई करने दीजिए। लेट एवरीबॉडी ट्राई पूरे 70 क्वेश्चन टेस्ट में से, फिर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अभी डिस्कस करूंगा तो कुछ लोगों के साथ वो अन्याय हो जाएगा बिल्कुल, कि अरे सर मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, आप एक्सप्लेन हो गया तो फिर तो मुझे तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है ना। तो आपको पहले पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। कल भले शाम में कुछ लोगों ने देखे होंगे, आज का भी दिन लीजिए पूरा, ऑल 70 क्वेश्चंस देख लीजिए। अब HC वर्मा बुक खोलते स्टूडेंट्स, जिनके पास है हार्ड कॉपी, किसी के पास तो आप खोल सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूँ बुक। कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, HC वर्मा बुक, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 जिनका उन्होंने नाम दिया है काइनेमैटिक्स, रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स। एक्सरसाइज पे आएंगे हम नेचुरली, और एक्सरसाइज पे हम आएंगे पेज नंबर 61, पेज नंबर 61।
मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में ही। बुक खरीदने ज़रूरी नहीं है मेडिकल वालों के लिए, क्योंकि 2 साल आपको कुछ बहुत ज़्यादा ये बुक नहीं काम में आएगी, कभी कभी काम में आएगी। तो आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप खरीद सकते हैं। एचसी वर्मा ही क्या, आप पूरी दुनिया की हज़ारों बुक खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा बुक्स खरीदने का, पैसे उड़ाने का शौक नहीं है तो फिर आप ना खरीदे, पीडीएफ से ही काम चला ले, ठीक है। क्योंकि जब जब होमवर्क इसका रहेगा तो मैं वो आपको पेज नंबर वगैरह बता दिया करता हूँ हमेशा, तो उस दिन का काम आपका चल जाता है, उस हिसाब से इनफ रहता है। तो दिस इज, एक मिनट में पूरी स्क्रीन शेयर कर लूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी। लेट मी ट्राई शेयरिंग द फुल स्क्रीन। और तब तक कोई डाउट आया हुआ है बुकलेट से तो वो भी हम लेंगे। सर एनसीईआरटी फिजिक्स का परचेज भी करना है ना। आपको पता है मेरा इस क्वेश्चंस पे क्या स्टैंड रहता है कि अपना देश इंडिया ऐसा डाइवर्स देश है कि हर टाइप के लोग हैं, है ना। तो अपने जैसे मिडिल क्लास लोग भी है, पुअर लोग भी है, और बिरला टाटा अंबानी जैसे लोग भी है। तो हर एक के लिए सेम रूल अप्लाई नहीं होता, है ना। तो उस हिसाब से एनसीईआरटी भी परचेस करना कहीं किसी भी स्टूडेंट के लिए, फिजिक्स के लिए कंपलसरी नहीं है। किसी के लिए भी फिजिक्स के लिए परचेस करना कंपलसरी नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है। कैन यू सी दिस स्क्रीन स्टूडेंट्स? तो ये एचसी वर्मा पेज 61, आर यू एबल टू सी दिस पेज 61 it is or 51 it is? I think 51 पेज नंबर it is, 51 पेज नंबर, आगे का 52, हाँ 51 पेज नंबर बच्चों, राइट। ये एक्सरसाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन शुरू करेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन आया है यहाँ से, कोई तो भी बुकलेट में से दिख रहा है क्वेश्चन, इसको ले लेते हैं ऑन द बोर्ड, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है किसी एक्सरसाइज का, शायद ब्रेन टीजर का दिख रहा है मुझे ये। A body is dropped from the top of a tower, covers a distance 7x in the last second journey, where x is the distance covered in the first second. तो how much time does it take to reach the ground? देखो दो चीजें आपको पहले ऑब्जर्व करनी है सवाल में। ड्रॉप किया है मतलब u 0 है, ठीक है। और ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है मतलब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो तुरंत आपको चमकेगा गैलीलियोज लॉ लग सकता है करके, गैलीलियोज लॉ लग सकता है। अगर गैलीलियोज लॉ लग सकता है तो इक्वल इंटरवल्स में क्या रेशो होगा? 1:3, 3:5, 5:7, 9:11, ऐसा ऑड नंबर का रेशो होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोले? इन फर्स्ट सेकेंड एक्स डिस्टेंस कवर्ड हुआ, फर्स्ट सेकेंड में एक्स डिस्टेंस कवर हुआ। कोई मुझे बताएगा सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स? अगर फर्स्ट सेकेंड में एक्स है तो सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा? 3x, परफेक्ट रेशो के हिसाब से। थर्ड सेकेंड में कितना होगा बताइए? थर्ड सेकेंड में होगा 5x उस रेशो के हिसाब से। और फोर्थ सेकेंड में कितना होगा? फोर्थ सेकेंड में 7x। तो यही तो सवाल में बोला है, 7x इन द लास्ट सेकेंड, 7x इन द लास्ट सेकेंड, मतलब फोर्थ सेकेंड ही उसका लास्ट सेकेंड है। लास्ट सेकेंड कौन सा बन गया? फोर्थ सेकेंड ही उसका लास्ट सेकेंड बन गया। मतलब कितना टाइम लेगा वो? 4 सेकेंड लेगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन, अगर समझ लेते हैं पढ़ के तो बहुत आसान क्वेश्चन। अब बताओ मुझे, ये ऐसे सोचेंगे तो किसको ये सवाल 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा एग्जाम में? क्वेश्चन पढ़ के पूरा 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं क्या? आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ के 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके टिक कर सकते हो इसका सवाल? हाँ है तो यस पोल का जवाब दीजिए, ना है तो नो पोल का जवाब दीजिए।
क्या ऐसा सवाल 1 मिनट के अंदर पढ़ के सॉल्व करना पॉसिबल है आपके लिए? हाँ या ना में जवाब दें क्या? देखते हैं अपने क्लास में कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि ये यस करके कर सकते हैं एग्जाम में 1 मिनट के अंदर। अगर मैं आपको परसेंटेज में जवाब दूं, जो पोल आया हुआ है 13 7 तो 70% स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस है सिर्फ कि ये 1 मिनट में कर सकते हैं। 70% स्टूडेंट्स आपको अभी जिन्होंने पोल में जवाब दे पाए हैं, उन्होंने बोला है कि हम कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। 30% स्टूडेंट्स को लगता है कि हम नहीं कर सकते 1 मिनट के अंदर। तो चलो थोड़ा इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि जेई हो या नीट हो, आपको ऐसा सवाल तो 1 मिनट में ही करना पड़ेगा। जेई में भी ऐसे सवाल को 2-2 मिनट लगाएंगे ना, तो आपको टाइम ही नहीं पूरा पड़ेगा। ये बहुत आसान सवालों में से एक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये सवाल को विद इन 1 मिनट, अगर आप नहीं कर सकते ऐसा, अगर आपने बोला है, तो ये स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे 10 साल के 11वां साल चल रहा है अभी, 11वें साल में अभी जो जवाब है उस स्टूडेंट्स को देख देख के पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम जाता है करके। आप बोलने से पहले, आपकी प्रॉब्लम आपको आने से पहले कई बार टीचर को पता चल जाती है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। और बारामती में स्पेशली मैंने देखा है एक प्रॉब्लम पहली, कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है, उनकी रीडिंग स्पीड कम हो जाती है। In the sense, reading speed, they are having very less reading speed. They take so much time to read the question itself. There are many students who will take 1 minute to read the question only. So ये नेचुरल है। अगर आप मराठी आपकी मातृभाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे कि मेरी भी है, तो आप मराठी बहुत फास्ट पढ़ लेंगे, है ना। मराठी मीडियम से आप पढ़े तो मराठी आप बहुत फास्ट पढ़ लेंगे। न्यूज़पेपर भी आप मराठी वाला न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते होंगे, लोकमत, देशोन्नति, सकाळ, मातृभूमि कुछ पढ़ते होंगे, और कोई लोकल न्यूज़पेपर को तो पढ़ते हो। आपको अपनी लैंग्वेज फास्ट पढ़ते आती है, बट द फॉरेन लैंग्वेज विच इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी रीडिंग स्पीड आपकी कम पड़ती है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है आपका कि आपका डर, एग्जाम का डर, ये भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये है। यही सवाल आप बाकी टाइम पे सॉल्व कर लेते हो, लेकिन ना कंपटीशन का डर, आई वुड से कंपटीशन का डर। एग्जाम में कंपटीशन होती है ना, घर पे बैठ के सॉल्व करने में क्या है, घर पे बैठ के सॉल्व करना तो आराम से सॉल्व करेंगे, मस्त से सॉल्व करेंगे। लेकिन कंपटीशन होती है एग्जाम में, 1 मिनट में सॉल्व करो, 2 मिनट में सॉल्व करो, 3 घंटे में पूरा पेपर सबमिट करना होता है। तो कंपटीशन का, टाइम प्रेशर का डर जो होता है, उसकी वजह से, डर की वजह से, जैसे बोलते हैं ना, डरा मतलब आधे से ज्यादा वही हार गया, है ना। जो डरता नहीं वो हारता नहीं है, और जो डर गया वो तो कभी कभी मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार गया। बिफोर द गेम स्टार्ट्स आपका गेम ओवर हो गया, जो लोग डर जाते हैं कंपटीशन से। तो ये एक रीजन, सेकेंड वाला रीजन है, इंग्लिश कमजोर होना, या तो सिर्फ डर होना, या तो फिर तीसरा रीजन है कि आपका चैप्टर वीक है। ठीक है, चैप्टर आपका वीक है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट से आपका वीक है, कॉन्सेप्ट्स या प्रैक्टिस आपकी बहुत वीक है। आपने होमवर्क वगैरह नहीं किया है, आपने रिवीजन वगैरह नहीं की है, गैलीलियोज लॉ ही याद नहीं है, 1:3:5:7 होता है यही याद नहीं है, या प्रैक्टिस इतनी कम की है कि सवाल में कैसे अप्लाई करना है ये सूझा नहीं, टाइम 1 मिनट के अंदर आपको सूझता नहीं है, ये सब है। सो ये सब आपने अपना अपना एनालिसिस करना है स्टूडेंट्स। दिस यू हैव टू डू फॉर एवरी क्वेश्चन। आपको घर जाके देखना है आपको एग्जाम के बाद कि कौन से सवाल में मैं क्यों ये नहीं कर पाया टाइम के अंदर, ये क्यों मैं नहीं कर पाई विद इन दिस टाइम। बाद में मेरे को आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया, है ना। टफ सवाल है तो अलग बात है, लेकिन ये तो सवाल इतना बच्चों वाला क्वेश्चन, जैसे बोर्ड पे जो सवाल पूछा गया, सच एन इजी क्वेश्चन, तो ये अगर एग्जाम में आया तो आप, तो कुछ स्टूडेंट्स तो इसको 30 सेकेंड में करेंगे, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। देखो आपके ही क्लास में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सवाल कितने लोगों को लगता है कि आप ये 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल पढ़ दिया, डायरेक्ट 1:3:5:7 सोचा, 4 सेकेंड जवाब टिक कर दिया, ऐसा आधे मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है तो यस टिक कीजिए।
देखते हैं क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं कॉन्फिडेंट कि सर मैं आधे मिनट में ये सवाल पढ़ के जवाब टिक कर दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। देखो 50% स्टूडेंट्स ने बोला है कि आधे मिनट में भी कर सकते। 50% स्टूडेंट्स है कि आधे मिनट में कर सकते, करीब 50 से थोड़े ज्यादा एक्चुअली पोल देने में से। तो ये है आपके सामने प्रूफ है। तो आप अपना देखिए क्या वीक है, इसके लिए तीनों के लिए मैं सजेशन भी बोल के रखता हूँ। हर बैच का ये होता है सिचुएशन। तो तीनों के लिए तीसरे चीज का तो है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्लासेस सब अटेंड करने हैं, मिस हुए तो रिवाइज करना है, वापस जाके घर पे देखना है, वीडियो देखना है और प्रैक्टिस करनी है। ये है ना सॉल्यूशन, वहीं पे है आपका। पहले का सॉल्यूशन है कि आपको रीडिंग इंग्लिश स्पीड बढ़ानी है, तो स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। सेकेंड है आप स्टार्ट स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश न्यूज चैनल्स, इंग्लिश न्यूज चैनल्स और रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। न्यूज चैनल भी देखेंगे तो इंफॉर्मेशन प्रिंट करके आती है, छाप के आती है, along with the hearing English you will be also able to read the English there. So while watching the English news channels in particular आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका इंग्लिश का प्रोसेसिंग स्पीड, चाहे रीडिंग का प्रोसेसिंग हो, हियरिंग प्रोसेसिंग हो या स्पीकिंग प्रोसेस, टॉकिंग प्रोसेस हो, सभी प्रोसेस में आपको स्पीड की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये इस तरीके से हो सकता है। और भाई डर का तो इलाज क्या है, डर के लिए तो आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ या साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास चले जाओ, अगर आप डर रहे हो तो, एक्सट्रीम सिचुएशन है तो। और अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल अपने मन के डॉक्टर खुद बन जाइए, खुद कॉन्फिडेंस रखिए, बे मतलब का डर निकाल दीजिए भाई। डरने वाला कभी जीता नहीं है, इतनी बात अगर लॉजिकली समझ में आ गई तो एग्जाम से क्या डर है। लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से नहीं डरते हैं, लोग पूरे समुंदर को स्विमिंग करने से पार करने में नहीं डरते हैं, लोग इंटरनेशनल गेम्स खेल लेते हैं, पूरी दुनिया के सामने स्टेडियम पे खेल लेते हैं, तब नहीं डरते हैं। तो हम क्या 3 घंटे के एग्जाम के सामने डरना क्या, ये शर्म की बात है। तो इतना खुद की आंखों में गिरने जैसा शर्म वाला काम नहीं करना है आपको। शर्म आनी चाहिए अगली बार अगर आप डरते हैं तो, 3 घंटे के एग्जाम से डरते हैं तो दुनिया में लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं। तो एग्जाम क्या चीज है, ऐसा खुद को मनाना है आपने, है ना। और क्या सवाल आए हैं सर, इस लॉ का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के टाइम इंटरवल का रेशो कांस्टेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग राइट और रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट गैलीलियोस लॉ के सवाल मुझे लग रहा है ये। गैलीलियोस लॉ के लिए, गैलीलियोस लॉ के लिए डिस्प्लेसमेंट के टाइम इंटरवल का रेशो कांस्टेंट होता है। नहीं बेटा, कांस्टेंट नहीं है रेशो, तो कांस्टेंट तो 1:1:1:1 हो गया, ऐसा नहीं, रेशो कांस्टेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का रेशो की वैल्यू फिक्स्ड है बोल सकते हैं, यस। लेकिन कौन सी फिक्स्ड है, ऑड नंबर वाली फिक्स्ड है, ऑड नंबर वाली फिक्स्ड है। कोई भी नहीं, वैसे 2:4:6 भी फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, लेकिन कोई भी कांस्टेंट नहीं, ये फिक्स्ड वाला ऑड नंबर है, 1:3:5 ऑड नंबर वाला कांस्टेंट रेशो है, ऐसा बोल सकते हो। कूल डाउन के लिए डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, हाँ बहुत अच्छा तरीका है। डीप ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, किसी को चाहिए तो सुबह सुबह उठ के रामदेव बाबा का योगा कर लीजिए कि, है ना, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी आपकी, और आपका मेंटल पीस और थोड़ा सा स्टेमिना और आपका कॉन्फिडेंस और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ने का चांस है, गारंटी नहीं है भाई। मैं कोई पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, तो कोई उसका वो बात अलग हुई, है ना। लेकिन कोई भी मेडिटेशन स्टूडेंट इन जनरल, दैट्स ट्रू, एनी पर्टिकुलर योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, एरोबिक टेक्निक्स,
है ना। ये सब चीजें करने से और इवन जस्ट रोमिंग अराउंड इन नेचर, यू विल नॉट बिलीव इट, यू जस्ट गूगल इट आउट, you will know the people who have faced these issues in the past, this anxiety issues, exam ka extra stress, anxiety issues. Simply if you are around nature na, around sea, river, और यू आर अराउंड ग्रीनरीज, आजू बाजू में जंगल सा एरिया है या बहुत सारे पेड़ लगाए हो या गार्डन में आप बैठते हो और डीप ब्रीदिंग करते हो, ट्रिमेंडसली आपकी एंजाइटी रिड्यूस होती है। या कभी कभी कुछ म्यूजिक भी सुनने से, कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर म्यूजिक भी सुनने से स्ट्रेस रिलीव होता है। ओके, तो ऐसा है तो भाई आप एग्जाम के पहले थोड़ा सा म्यूजिक सुन के जाया करो। अगर किसी के लिए वो हेल्प करता है तो वो भी कर लेना। दुनिया की जो इजी चीज आपको हेल्प करती है, हेल्थ बेनिफिट भी देगी, एग्जाम बेनिफिट भी देगी, तो कर लेना। ठीक है, कर लेना। ठीक है, हमें चाहिए आपका रिजल्ट, चाहिए रिजल्ट आने के लिए जो जो ऑफिशियल अच्छी लीगल करेक्ट चीजें फायदे वाली है भाई बिल्कुल करना है। ठीक है, बिल्कुल करना है। चलिए अब आते हैं हम फाइनली, आज हम जिस बुक से स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को ग्राफ्स में थोड़ी सी तकलीफ जाने का चांस है, तो मैं ज्यादातर ग्राफ के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से, जैसे आपको देखो चौथा क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा है, क्या चौथा क्वेश्चन देख के आपको याद आया कि ऐसा बुकलेट में ही किया था हमने स्टूडेंट्स? व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम, ये वाला पहले दिन ही शायद हमने ये किया था, पहले या दूसरे दिन। है ना, दूसरे दिन एवरेज स्पीड वाले दिन पे हमने ये ऐसा सवाल कर लिया था। तो ऐसे सवाल आपको दिखेंगे। एचसी वर्मा इतनी फेमस बुक है कि दुनिया के हर कोचिंग क्लास के मटेरियल में और बहुत सारे स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस में आपको एचसी वर्मा के क्वेश्चन एज इट इज दिखेंगे। बेशरम होके लोग इसके क्वेश्चंस कॉपी करते हैं, क्योंकि क्वालिटी इतनी है, इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉपी करते हैं। चलो अच्छा, सिक्स्थ सवाल पे आते हैं स्टूडेंट्स, सिक्स्थ सवाल पे आते हैं। सिक्स्थ सवाल, मुझे चाहिए कि इसमें आपने ट्राई करना है सवाल को पढ़ के, और दो चीजें पूछी है, दोनों के कॉमा करके आपने खुद के जवाब देने हैं प्रॉपर यूनिट के साथ। मैं थोड़ा और जूम कर सकता हूं, अपने पास जगह है। क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, सिर्फ चाहे तो रफ पेज आपके सामने रखिए, रफ बुक ले लीजिए, रफ बुक खोल के वहां पे जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको देखना है आपको ये सवाल सॉल्व करते आ रहा है क्या। दो चीजें पूछिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड, कॉमा करके उसका एक्सेलरेशन पूछा है। दो चीजें पूछी हुई है, क्या आप दोनों चीजों का जवाब दे सकते हैं एक साथ, कॉमा करके। टेक योर टाइम, 3 मिनट तक का समय मैं आपको दे सकता हूँ इसके लिए। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर्स आ रहे हैं ऑलरेडी। आदित्य राउत पूछ रहे सर ये पीडीएफ ग्रुप पे भेजे। हाँ बेटा मैंने भेजी हुई है, आप सेकंड बैच से होंगे तो शायद आप ग्रुप में बाद में आए हो तो आपके पास नहीं है ये, तो ये वापस मैं सेंड कर दूंगा आपके लिए पीडीएफ। सबसे पहले सही जवाब अर्पित ने दिया है। तो बेटा एग्जाम में क्या हो गया तुमको कल? अर्पित एग्जाम में क्या हो गया था कल, कम मार्क्स आए?
होश उड़ जाते हैं कुछ लोगों के एग्जाम के टाइम पे, जोश खो देते हैं, होश उड़ जाते हैं। बहुत लोगों ने सही जवाब ला पाया, देखो करेक्ट 80 मीटर्स एंड 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एचसी वर्मा बुक। देखो सिंपल छोटा सा 2-3 लाइन का सवाल, और देखो आपके दोनों कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में क्लियर कर दिए। आपको ये भी पता चल गया कि एरिया अंडर द कर्व कब लेना पड़ता है और स्लोप कब लेना पड़ता है, दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में क्लियर होगी। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लेने से डिस्प्लेसमेंट मिलती है, तो नेचुरल बात है स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया लेके आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिलेगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उसके नीचे का एरिया, नीचे ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट करके आपने निकाल लिया, 80 मीटर आंसर आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या यहाँ पे 1D मोशन का सवाल होगा तो स्पीड उसके हिसाब से, तो स्पीड का ही आपको डेरिवेटिव लेना है। मतलब ग्राफ में क्या लेना है? ग्राफ में डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है, तो यहाँ पे आप स्लोप मतलब tan थीटा फाइंड कर लेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके 20/8 करके, 20/8, 20/8 करके 2.5 आ गया। कर दिया साक्षी बेटा मैंने एक्सप्लेन स्पेशली आपके लिए, बिना लिखे ओरली आपको ये एक्सप्लेन हो गया। ये जो अब ना सेवेंथ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सेवेंथ क्वेश्चन भी सुपर क्लास क्वेश्चन है, सुपर्ब क्वेश्चन है। दो चीजें पूछी है, एक तो डिस्टेंस और एक पूछा है ग्राफ। तो अब ग्राफ तो आप चैट बॉक्स पे डालना को टाइम लगेगा आपको, कम से कम पहले का जवाब आप देंगे, और ग्राफ भी आपका जवाब आप रफ बुक में रेडी रखेंगे, आपका ग्राफ का पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है, बोल रहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कहाँ है वो ग्राफ, कहाँ है वो ग्राफ, ढूंढते हैं। 30 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालना है हमें। कहाँ है वो ग्राफ, डायग्राम ऊपर है इसमें, अगले कॉलम पे आना पड़ेगा जिनके पास बुक है ऑलरेडी। ये है, दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ में 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा ये निकालना है, और आपको पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है, पोजीशन टाइम ग्राफ भी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, एक और बात है आपको जो कि थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्स एक्सिस पे टाइम सेकंड में है, लेकिन वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं है। फंस जाएंगे कुछ लोग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, पढ़ना है आपको। देखो एक्सेलरेशन किस यूनिट में दिया है, एक्सेलरेशन किस यूनिट में दिया है, फीट पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। तो जवाब आपका मीटर में आएगा कि फीट में आएगा? मीटर में आएगा, नहीं फीट में आएगा, है ना। तो ऐसा करिए, करिए ध्यान से, लाइए जवाब। क्वेश्चन देखना भी नहीं है बेटा आपको, ग्राफ देखना है बस। क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है और ग्राफ निकालना है आपको, एक्सेलरेशन टाइम पर से पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है। चलो आप लोगों के सुविधा के लिए मैं इसको बोर्ड पे भी लेके देता हूँ। एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेलरेशन इससे दिया हुआ है आपको, और फाइंड करने को बोला है दो चीजें, जिसमें से फर्स्ट का जवाब कुछ लोगों का आता ही होगा अभी, डिस्टेंस, और दूसरी चीज है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ।
चलो डिस्टेंस 1000 फीट निकाला है बहुत लोगों ने। कर लेते, चेक कर लेते, मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ डिस्टेंस कैसे निकालना है आपको। स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन 0 है, तो हर स्टेज के लिए अलग अलग डिस्टेंस निकाल लेते स्टूडेंट्स। इसके लिए डिस्टेंस निकालेंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 हो जाएगा, है ना, स्टार्टिंग में रेस्ट से शुरू करें तो यू तो 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर। तो फिर क्या आंसर आ जाएगा देखिए, हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100 का हाफ 50, 250 मीटर, ठीक है, 250 फीट, मीटर नहीं 250 फीट, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट आया 250 फीट, कौन सा, पहले 10 सेकेंड का। अच्छा भाई 10 सेकेंड तक गाड़ी एक्सेलरेट हुई है तो कुछ तो स्पीड भी बन जाएगी उसकी। तो क्या स्पीड बनेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 है तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ए टी मतलब एक्सेलरेशन इंटू 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 कितना हुआ 50, तो 50 फीट पर सेकेंड, 50 फीट पर सेकेंड की इसने स्पीड बना ली है। वो स्पीड बनाने के बाद अगले 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीधा सीधा स्पीड इंटू टाइम, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी 50 है, टाइम और 10 सेकेंड का है, तो आपका 500 फीट आ जा रहा है, 500 फीट आ जा रहा है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, पहला आया 250 फीट, दूसरा आया 500 फीट। आगे क्या कर रहे हैं, रिटार्डेशन कर रहे हैं, रिटार्डेशन कर रहे हैं 10 सेकेंड तक। हाँ, तो इसी स्पीड से जाएंगे तो आप इस बार यूज करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u इस बार है 50, तो 50 इंटू 10 प्लस एक्सेलरेशन इस बार है -5, -5 इंटू टाइम का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके वापस आ रहा है 250 फीट। तो तीनों डिस्टेंसेस को ऐड करके आपका टोटल डिस्टेंस निकलेगा। तो बहुत अच्छा सही जवाब आप लोगों ने लाया है, 250, 500, 250 दैट इज 1000 फीट। अब आती है बात पोजीशन टाइम की। तो भाई दुनिया में किसी में ये दम नहीं है कि डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन पर से पोजीशन पे आ जाए सिंगल स्टेप में। आपको पहले एक्सेलरेशन पर से वेलोसिटी पे आना पड़ेगा, है ना। तो वेलोसिटी का ग्राफ समझ में आ रहा है कि आपको, देखिए वेलोसिटी का ग्राफ समझ में आ रहा है कि आप देखिए ऑन द बोर्ड वेलोसिटी का ग्राफ आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। वेलोसिटी का ग्राफ, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन है ही नहीं 10 सेकेंड के बाद तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और बाद में डिसेलरेशन निगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कम कम होती जाएगी। इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलेगा, ये 10 सेकेंड तक, ये 20 सेकेंड तक, और ये 30 सेकेंड तक टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ, जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बनी है अपन ने निकाली है 50 फीट पर सेकेंड, 50 फीट पर सेकेंड की मैक्सिमम वेलोसिटी मिली है। अब आता है आपका असली आंसर देने का टाइम। असली आंसर है आपका डिस्प्लेसमेंट का, असली आंसर देना है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम। पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होगी 0 से स्टार्ट करके। तो शुरू में ग्राफ पैराबोलिक रहेगा स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हिसाब से पैराबोलिक ग्राफ रहेगा, ये बात समझ आ रही है हाँ या ना, पैराबोलिक ग्राफ रहेगा, ये बात समझ आ रही है, यस। तो पैराबोलिक ग्राफ रहेगा 10 सेकेंड तक, पहले 10 सेकेंड तक पैराबोलिक ग्राफ रहेगा। तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी, ग्राफ सीधा सीधा ऊपर आएगा, लेकिन पैराबोलिक इस तरीके से ऐसा रहेगा 10 सेकेंड तक। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 फीट की वैल्यू, क्योंकि हमने निकाला उसमें 250 का डिस्टेंस आ गया था, ठीक है। अच्छा 10 से 20 सेकेंड तक पैराबोलिक रहेगा क्या, नहीं, 10 से 20 सेकेंड तक सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है।
वेलोसिटी कांस्टेंट देखो 10 से 20 में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो सीधा सीधा डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम के हिसाब से लीनियरली स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। कहां तक बढ़ते जाएगा? 250 में और 500 ऐड हो जाएगा। हमने निकाला है ऊपर 250 में 500 ऐड हो जाएगा। तो 250 में 500 ऐड होके क्या आता है? 250 में 500 ऐड होके 750 आता है। तो ये 750 तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। और बाद में डीसेलरेशन हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट निगेटिव है, तो ग्राफ पैराबोलिक रहेगा। अपवर्ड पैराबोला रहेगा इस बार कि डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा? सोचिए, अपवर्ड पैराबोला रहेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से अपवर्ड पैराबोला रहेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा? आगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो डाउनवर्ड शेप वाला पैराबोला रहेगा। डाउनवर्ड शेप वाला पैराबोला, डाउनवर्ड शेप वाला पैराबोला कैसा हुआ करता है? ऐसे टाइप से जाएगा, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड वाला। ऐसे टाइप का डाउनवर्ड पैराबोला होता है। लेकिन हमें 30 सेकेंड से आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। 30 सेकेंड से आगे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये 30 सेकेंड तक का ही है, 30 सेकेंड तक का ही ले लीजिए। तो 30 सेकेंड में कितना हो रहा है? आगे का पार्ट कोई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला आगे डाउन तो जाएगा, और लेकिन हमें 30 सेकेंड से आगे नहीं जाना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है वहां पे? 750 में और 250 ऐड हो रहा था, तो 1000 फीट आपका आंसर आ रहा है वहां पे। ये सब कुछ है डिस्टेंस इन फीट, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस इन फीट। यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे। तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर वाला डाउनवर्ड पैराबोला है। बना लीजिए बेटा, ये बना लीजिए, क्वेश्चन का नंबर 7 डाल के बना लीजिए बिंदास इसको। 30 सेकेंड पे पोजीशन 500 मीटर क्यों रहेगी? नहीं बेटा, पोजीशन 500 मीटर नहीं रहेगी। तूने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसलिए तूने 500 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड ही हो रहा है। इसके लिए तुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है, इसीलिए पहले वीटी ग्राफ निकाला करते हैं। अर्पित, ये देखो, ये वीटी ग्राफ में देखो, ये एरिया 250 आपको मिलेगा, पॉजिटिव 250। ये वाला एरिया आपको जो है बीच में का, ये पॉजिटिव 500 मिलेगा। और आगे का एरिया पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? ग्राफ ऊपर ही है, तो पॉजिटिव 250 आ रहा है बेटा। और आपको इक्वेशन पर से भी पॉजिटिव 250 आया था, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं आया था। भले एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव आ रहा है। ग्राफ पर से भी देखो, वीटी ग्राफ पर से भी देख सकते हैं, फॉर्मूला पर से भी देख, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो 250 ऐड हो जाएगा 750 में, ना कि सब्ट्रैक्ट। क्योंकि वो जो डाउनवर्ड पैराबोला है बेचारा, वो अभी तक डाउन आने को उसको टाइम ही नहीं मिला। वो भी और 30 40 50 60 सेकंड आगे आप जाओगे ना, तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बहुत डाउन आ जाता था बच्चों, जो मैंने आपको पहले निकाल के दिखाया था। वो पैराबोला एकदम और डाउन आ सकता था, बहुत डाउन आ सकता था, एकदम आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट पे भी लेके आ सकता था, क्या निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे भी लेके जा सकता था डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन उतना उसको टाइम ही नहीं मिला, 10 सेकंड की बात थी, 20 से 30 सेकंड तक ही जाना था। तो ये तो 1000 फीट तक पहुंच गया, नीचे आ ही नहीं सका। वाई एक्सिस पे यहाँ पे पोजीशंस है, पोजीशंस की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है? इक्वेशन पर से ही हमने, देखो रेड कलर की इक्वेशन है, उसमें वैल्यूज आई हुई है हमारी 250 500 250, उसी पर से वो
वैल्यूज मैंने ग्राफ पे निकाली ऐड कर करके, क्योंकि टोटल 20 सेकंड का हमें चाहिए, 0 से 20 सेकंड का, तो 250 और 500 ऐड होकर आई है पोजीशन। चलिए लिखना हो जाए बताइए मुझे, फिर कोई और अच्छा एक और दो और अच्छे क्वेश्चन आज हम कर पाएंगे इसके। ये आसान लग रहा है तो मैं छोड़ दूंगा इसको। चलो ये भी वैसे तो आसान है, लेकिन 5 चीजें पूछी गई आपको, देखते हैं कि कौन लोग जल्दी से इसका जवाब निकाल पाते हैं। ये चलो मेथड ही समझ लेते स्टूडेंट, सिर्फ सिर्फ एक बार मेथड की बात कर ले बेटा, मेथड की बात कर ले तो आप कैलकुलेशन तो कर लेंगे, एक बार बस मेथड रिवाइज कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन फैंटास्टिक क्वेश्चन है अगेन, तो एक बार मेथड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब पोजीशन, और पोजीशन ही आपको डिस्प्लेसमेंट देगी, तो ये चीज दी हुई है। देन एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 10 सेकंड पूछा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आपको निकालना है हमें 10 सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे बेटा, 10 सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये बता दीजिए बस, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। 100 ही डिस्प्लेसमेंट होगी, आर्या बोल रही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना, कोई एरिया वेरिया मत लगे बैठ जाना। एरिया कौन से ग्राफ का लेते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, वीटी ग्राफ का। यहाँ क्या यहाँ पे वीटी ग्राफ है, नहीं, तो डायरेक्टली पोजीशन 100 है, ठीक है, 10 सेकेंड पे पोजीशन डायरेक्टली 100 है, तो एवरेज वेलोसिटी तो आपका सीधा सीधा 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट अपॉन 10 सेकेंड का टाइम, दैट इज 10 मीटर। इतना आसान सवाल है, आई बात समझ में, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट आपको ग्राफ पर से दिख रही है, वैल्यू रीड करके ही ग्राफ पर से वैल्यू दिख रही है। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे बता दीजिए, कैलकुलेशन हम बाद में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड ग्राफ पे मुझे कहा दिख रहा है, देखिए 2.5 से थोड़ा पहले, ठीक 2.5 से थोड़ा पहले, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। बहुत अच्छे, किसका स्लोप निकालेंगे, ये जो पहली स्ट्रेट लाइन है ना टेढ़ी वाली, इसका स्लोप निकालेंगे। ओके, तो वो टैन थीटा करके आप ट्राइंगल बना के निकाल सकते हो, तो 2 सेकेंड पर का निकल जाएगा। 5 सेकेंड पर का बताएंगे क्या बच्चों, 5 सेकेंड पर का स्लोप क्या आएगा, ये तो वैल्यू आप बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो। 5 सेकेंड पे हॉरिजॉन्टल है तो कोई स्लोप ही नहीं है, उसको जीरो स्लोप है, तो 5 सेकेंड पे 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। अच्छा 8 सेकेंड पे, 8 सेकेंड पे का कौन सा आएगा स्लोप, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा कि जीरो आएगा, बस इतना बता दीजिए, वैल्यू आप बाद में कैलकुलेट कर लेना। पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, पॉजिटिव आएगा, कुछ तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। 2 सेकेंड पर का भी कुछ पॉजिटिव आंसर आएगा, 8 सेकेंड पर का भी कुछ पॉजिटिव। अच्छा 12 सेकेंड पर का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा कि जीरो आएगा, 12 सेकेंड पर का निगेटिव आएगा। वो किसका स्लोप आएगा, जो डिक्रीज कर रही है लाइन ना, 12 सेकेंड पे जो डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ है, डिक्रीज करने वाला जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, उसका आप स्लोप निकालेंगे। चलो निकाल के बताओ तो, 12 सेकेंड वाला, क्योंकि निगेटिव वाला स्लोप निकालने में फंस जाते हैं आप लोग कभी कभी। बस चौथे का लास्ट का जवाब बताइए मुझे, 12 सेकेंड पर का स्लोप सही सही आपको निकालते आ रहा है क्या, लेट्स चेक।
मान लो मैं 12 सेकेंड से 15 सेकेंड वाला ट्रायंगल लेना, ये आपके लिए हिंट, या तो फिर आप पूरा 10 से 15 सेकेंड वाला ट्रायंगल भी ले लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। 10 से 15 सेकेंड में सेम स्ट्रेट लाइन है डिक्रीजिंग, तो आप उसके लिए स्लोप कैसे निकालेंगे? तो ये चीज होगी थीटा, एक्चुअली ये चीज थीटा होगी, तो आप tan थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan थीटा निगेटिव आ जाता है, तो tan थीटा आपका निगेटिव ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, निगेटिव ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परफेक्ट। या अपोजिट साइड ट्रायंगल में बन जाएगी 100 मीटर्स और एडजेसेंट साइड बनेगी 5, बिल्कुल सही। तो यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये -20 मीटर पर सेकेंड, राइट, -20 मीटर पर सेकेंड, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वहां पे। क्लियर है गाइस? मैक्सिमम क्लास को मुझे दिख रहा है कि ये बात क्लियर हो चुकी है। चलो और क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। ये अगला ग्राफ देखिए, किस चीज का ग्राफ है? वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ। सवाल शुरू से पढ़ने की कोशिश करते। सवाल नंबर 10, फ्रॉम द वीटी ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बच्चों, डिस्टेंस पूछा है और एवरेज वेलोसिटी, दो चीजें पूछी है, डिस्टेंस पूछा है और एवरेज वेलोसिटी पूछी है। अच्छा, मैं अगर आपको पहले डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट का क्विक जवाब बता सकते हो? इस ग्राफ पर से डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? क्विक आंसर, वेरी क्विक आंसर, डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में क्या आएगा? जीरो, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट परफेक्टली जीरो आएगा, क्योंकि 40 सेकेंड में ऊपर का डिस्प्लेसमेंट और नीचे का डिस्प्लेस ग्राफ जो आ रहा है, मतलब वो एरिया कैंसिल हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम ट्रायंगल्स है ना। तो ये वाला जो पॉजिटिव आएगा, जितना भी पॉजिटिव एरिया आएगा उतना ही यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो दोनों एक दूसरे को ऐड करने में कैंसिल हो जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई जीरो। चलो अब डिस्टेंस फाइंड कीजिए, डिस्टेंस फाइंड कीजिए। डिस्टेंस आएगा ट्रायंगल का एरिया लेके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसा ऊपर का ट्रायंगल, नीचे का भी ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल से इसलिए मैं डबल कर दूं, तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर्स, 100 मीटर्स। और लास्ट में क्या पूछ लिया उसने? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बता दो तो 40 सेकेंड में, एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। बता दीजिए जरा एवरेज वेलोसिटी क्या है? बहुत अच्छे। कोई लोग ऐसा करेंगे तो देखो स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं ये बता देता हूं मैं आपको। 40 सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी पूछी है, 40 सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो घाई घाई से अभी रीसेंट आंसर को ही वो टाइम से डिवाइड कर देते हैं, 100 मीटर को 40 से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये क्यों गलत हो जाएगा? भैया एवरेज स्पीड थोड़ी ना पूछा है, एवरेज स्पीड नहीं पूछा है, तो आप डिस्प्लेसमेंट से टाइम को डिवाइड करने वाले हैं, बेसिक्स भूल के नहीं चलेगा। तो 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस पहले 10 सेकेंड का पूछा था क्या? नहीं बेटा, 40 सेकेंड मुझे पढ़ा हुआ याद आ रहा है। क्वेश्चन का नंबर 10 था तो कंफ्यूज हो गया, फर्स्ट 40 सेकेंड ही पूछा है, क्वेश्चन का नंबर 10 था। देखो ये भी कुछ लोग एग्जाम में गड़बड़ करते हैं, हम सब है इंसान है तो गलती होती है। क्वेश्चन का नंबर ही उसने टाइम की वैल्यू करके ले लिया भाई ने। होता है, होता है, मुझसे भी होता है, तुमसे भी होता है, सबसे होता है, लेकिन कम बार गलती होनी चाहिए। ऐसी गलतियां ज्यादा बार नहीं होनी चाहिए, तो ही अपने लिए फायदे की बात है।
11th क्वेश्चन, ये है ग्राफ का सुपर क्लास क्वेश्चन अभी तक में, सुपर्ब क्वेश्चन, क्योंकि कोई स्ट्रेट वेट नहीं, तिरछा क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द टाइम t such that average velocity of the particle from 0 to t is 0। बताइए भैया इसका जवाब। एवरेज वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। क्वेश्चन मैं आपको अलग से लेके देता हूं ऑन द स्क्रीन ऑन द न्यू पेज। सोचिए ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी 0 करानी है। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू t में 0 करानी है। एवरेज वेलोसिटी 0 करानी है, मतलब क्या 0 कराना है? मतलब क्या 0 कराना है? डिस्प्लेसमेंट 0 कराना है। एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट आता, तो आपको डिस्प्लेसमेंट को 0 कराना है। डिस्प्लेसमेंट 0 कराना है मतलब क्या होगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा। कि एक्स मतलब पोजीशन है, यहाँ पे एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं बोले, पोजीशन है, तो ये जहां शुरू है वहीं पे ऑब्जेक्ट आखिर में आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो टाइम अब पढ़ लीजिए ग्राफ पर से, टाइम अब ग्राफ पर से पढ़ लीजिए। आपको हेल्प करने के लिए मैं परपेंडिकुलर लाइन ध्यान से निकालता हूँ। ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन निकलेगी। पढ़िए तो कितना सेकंड लग रहा है टाइम? अप्रॉक्स आएगा, आप परफेक्ट आंसर नहीं, अप्रॉक्स आएगा 12 सेकंड के आसपास। बहुत खूब, 12 सेकंड के आसपास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो 10 से थोड़ा ऊपर है ना। आप अगर इक्वल में डिवाइड करेंगे तो 10 और 20 के बीचों बीच 15 का ही आएगा, और 10 और 15 के बीचों बीच कुछ कहीं 12.5 वगैरह आएगा। तो 12.5 से भी थोड़ा पीछे दिख रहा है ये मुझे। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब आप देंगे इसका 12 सेकेंड। ये इसका आंसर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 12 सेकेंड से इसका आंसर होना चाहिए। है ना सुपर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब दुनिया के मैं आपको करोड़ भी ग्राफ पढ़ा दूं तो ये नया क्वेश्चन में कुछ अलग ग्राफ करके सिचुएशन बन सकती है। तो आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे कैसा भी ग्राफ बना के नई सिचुएशन आ सकती है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। बार बार बताऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। अब ये एक सवाल अगर कल की टेस्ट में आ जाता तो मुझे पता है आधे लोग कर पाते थे, लेकिन आधे लोग यही बोलते थे कि अरे सर मेरे को तो सवाल समझ में ही नहीं आया, मेरे को सॉल्व ही नहीं करता है, ऑप्शन में से मेरा आंसर ही मैच नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि भाई मुझे अप्लाई नहीं करता है। मुझे नॉलेज तो था, मुझे पता था सर कि एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता। मुझे पता था सर कि डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती। मुझे पता था सर कि ग्राफ पे इनिशियल पोजीशन 20 है तो फाइनल भी 20 है, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते और उसका टाइम पढ़ने के लिए वर्टिकली देखते कि 10 और 20 में कहाँ आ रहा। और मुझे पता था सर कि 10 और 20 के बीच में 15 होता है, और 10 और 15 के बीच में ऐसा 12 होता है। मुझे ये सब पता था सर, लेकिन आपने एक्सप्लेन करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे पता था, लेकिन एग्जाम के टाइम पे मुझे नहीं आया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लो था सर, और मेरी प्रैक्टिस कम थी। चलो, let us end with this question, not this one। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। 12th क्वेश्चन आज के होमवर्क में मैं ऐड कर दूंगा। 12th आज के होमवर्क में ले लीजिए। एक इजी सवाल से एंड करेंगे, और कोई we will end with one easy question। कोई और ग्राफ है क्या आगे? चलो 24वां क्वेश्चन कीजिए बिना ग्राफ का। 24वें क्वेश्चन से ग्रेविटी वाला क्वेश्चन करके आज रुकते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन आपको करता था कि डायरेक्ट रफ में आप वैल्यूज लिख के सॉल्व करके बताइए इसको। इसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर छूटती है दूसरे ऑब्जेक्ट से, इफ वन ऑब्जेक्ट लीव्स द अदर, देन उसको उसी की वेलोसिटी मिल जाती है। तो इस बार भले ड्रॉप किया है, यू आप 0 नहीं लेंगे।
क्योंकि किस पर से ड्रॉप किया है, बलून पर से ड्रॉप किया है। सेम टाइप क्वेश्चन देखा था हमने, तो बलून की जो स्पीड है वही इसको इनिशियल स्पीड मिल जाएगी। तो क्या सिचुएशन ऐसी होने वाली है स्टूडेंट्स, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो u आपका यहाँ पे 7 होने वाला है। और बॉल आखिर में नीचे गिरने वाला है। बॉल आखिर में कहाँ गिरने वाला है, नीचे। बलून भले ऊपर हो, लेकिन बॉल को वहां से ऊपर की स्पीड भले मिल जाए, लेकिन फाइनली बॉल ऊपर जाके आने तो नीचे वाला है, ग्राउंड पे। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, +60 होगा कि -60 होगा? बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है? तो -60 हुआ। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे, -10 लेंगे। क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। 5t² -70 -60 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते आ रहा है किसी को एक क्वाड्रेटिक? फॉर्मूला मेथड नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट। फैक्टर्स निकल रहे हैं, नीचे के फैक्टर्स आ रहे हैं, बीच में के टर्म के फैक्टर्स करते आ रहे हैं। प्रोडक्ट आपका 300 होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका 300 होना चाहिए, -300। और आपकी सम -7 होनी चाहिए। ऐसे नंबर ढूंढने हैं आपको। देखो भाई, 30 10 लेके आएगा क्या, नहीं। 20 और 15 लेके आएगा क्या, नहीं। 5 और नहीं, 60 नहीं। पॉइंट्स में आ रहा है इसका मतलब, तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला मेथड लगा देना पड़ेगी। तो फॉर्मूला मेथड से -b + -√b² -4ac, तो -4 × 5 × -60 अपॉन 2 a। ऐसे फॉर्मूला लगा के आपको पॉजिटिव वाला टाइम लेना है, टाइम निगेटिव नहीं होता है। तो रूट में कितना आ रहा है देखिए, 20 × 60 1200, 1249 अपॉन 10। अप्रॉक्स लगा दीजिए, मेरे ख्याल से ये 35 के आसपास बाय 10, 4.2 सेकेंड्स के आसपास आपका आंसर आ रहा है। चलो लिख लीजिए, जिनको लिखना बाकी है, समझना बाकी है, बाकी लोग एग्जिट कर सकते हैं। सी यू टुमारो फॉर पेपर डिस्कशन एंड लिटिल होमवर्क डिस्कशन। गुड डे स्टूडेंट्स।